गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य अकेडमी में। आज का जो टॉपिक है हमारे सामने वो है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। कैसो अभी बहुत ही कम दिन है और बहुत ही कम दिन में अकाउंट्स में मैं चाहता हूँ कि आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो ग्रैब कर सको, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो कवर कर सको। तो इसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी होगी। आप सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियोस को फॉलो कीजिए, आप अपना अकाउंट्स का प्रैक्टिस कीजिए और आप एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे आपके बोर्ड में। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल होगा, ठीक है, टफ पेपर नहीं होगा। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जस्ट प्रैक्टिस करो। आप कहीं से भी करो, कोई भी डाउट है, कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और इससे रिलेटेड, अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप पूछिए, हम आपको आपकी क्वेरी जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे। तो जो टॉपिक है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में, इसमें कुछ स्पेसिफिक एडजस्टमेंट है जो बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जिन्होंने क्लास ज्वाइन किया था उन्हें सारा आंसर जो बेसिक्स है उनके क्लियर है, तो उन्हें मालूम होगा। बट ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव क्या था, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा था, वो मोटिव मेरा क्लियर था कि मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिन्हें डाउट था। तो ये रिपीटेड वाले जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो क्लास नहीं अटेंड किया, जिन्होंने लॉकडाउन की वजह से या फिर एनी कोई भी रीजन हो सकता है जिस वजह से क्लास नहीं गए, तो मैं ये वीडियो के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। देखो, रिपीटेड जो एडजस्टमेंट होंगे, जस्ट आप वो रिपीटेड एडजस्टमेंट कर लो और आपका जो फाइनल अकाउंट का मार्क्स है वो आपका मैक्सिमम मार्क्स कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा ट्रायल बैलेंस के बारे में, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, और बैलेंस ऑफ ऑल मैं आपको आज बताने वाला हूँ एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, कौन से एडजस्टमेंट है जो रिपीटेड वे से पूछे गए हैं, मतलब महाराष्ट्र बोर्ड में रिपीटेड आते हैं, तो हम उस एडजस्टमेंट को कर लेते हैं सो दैट हम एक तरफ से सेफर हो जाएं। अब आगे तो जो पहला होता है वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। क्लोजिंग स्टॉक, इसके ऊपर आपको बार बार एडजस्टमेंट आएगा, ठीक है। आपका जो फाइनल अकाउंट का पहला एडजस्टमेंट होगा वो क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर ही होता है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स क्या होता है, आपको क्लोजिंग स्टॉक नाम से समझ में आ रहा है कि ये कोई लास्ट स्टॉक है, लास्ट डेट का स्टॉक होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च, क्योंकि 1 अप्रैल किसी भी अकाउंटिंग ईयर में जो 1 अप्रैल होगा, क्या होगा, 1 अप्रैल, ये होता है ओपनिंग डेट। ये क्या होता है, ओपनिंग होता है। एंड इसके बाद जो आता है 31 मार्च, ये क्या होता है, क्लोजिंग डेट होता है। तो हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात नहीं हो रही है ओपनिंग की। ये तो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में आपको आ जाएगा, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे से समझ में आएगा। बट अभी मैं 31 मार्च क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा हूं, जो क्लोजिंग डेट पे होता है, ठीक है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक है। अब एडजस्टमेंट की खासियत क्या है, एडजस्टमेंट का क्या इफेक्ट होता है, इसके 2 इफेक्ट होंगे। आप सिंपल याद रखो कि एक डेबिट साइड होगा और एक क्रेडिट साइड होगा, ठीक है। बट अभी चीजें हमें इतनी एडवांस में नहीं सीखनी है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम एकदम सर पे है और प्रैक्टिस पूरी अच्छे से करना है, तो हम इतना इन डीप नहीं समझेंगे। जस्ट मैं आपको रिवाइज लेक्चर के तौर पे बता रहा हूं, तो आप इसको समझो। क्लोजिंग स्टॉक जो है, इसका 2 इफेक्ट क्या होगा, इसको आप, एक तो स्टॉक है आपका, मतलब गुड्स है ना, ठीक है, तो आपका एक एसेट हुआ, एक आप एसेट्स में लिखते हो, और दूसरा जो होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में कहां लिखना होता है, क्रेडिट साइड, ठीक है। एक मैं ये CR लिख देता हूं डॉट मार के, तो आप समझ जाओ कि क्रेडिट साइड में। और ये जो होगा ये कहां होगा, एसेट मतलब क्या होता है, डेबिट बैलेंस, मतलब ये डेबिट साइड में होगा, ठीक है। क्लियर है इतना। क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा, एसेट्स में जाएगा, और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। मे बी आपको शायद नहीं समझ में आ रहा है कि ये भैया क्या बता रहे हैं, एसेट कहां, मतलब कहां पे जाएगा इसका दूसरा इफेक्ट। बट आप मेरे साथ रिवाइज करो और इस चीज को बस समझ लो, जो मैंने बोला उस चीज को मान के, इसको आप बस मानो कि क्लोजिंग स्टॉक है, ये एसेट में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा, ये दूसरा इफेक्ट। तो नेक्स्ट है वो है अपना बैड डेट और RDD। बैड डेट और RDD समझाने के लिए देखो ये स्लाइड मैंने तैयार किया, इसको आप समझो सिंपली। बैड डेट्स मीन्स क्या होता है, ऐसा पैसा, ऐसा अमाउंट जो आपके डेटर की वजह से डूब जाता है। डेटर्स मतलब कौन होते हैं, अपने कस्टमर। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको जैसे बताया कि राजा सपोज अपना कस्टमर था, उस कस्टमर ने अगर अपने को 500 रुपया नहीं दिया, 1000 रुपया नहीं दिया, तो वो मेरे लिए डायरेक्ट लॉस हो गया, मेरा पैसा डायरेक्ट डूबने वाला है।
तो उसको हम लोग बोलेंगे बैड डेट। क्या बोलेंगे उसको? बैड डेट। तो मतलब लॉस होता है या फिर नॉट रिकवर या फिर डूब गया। तो डूब गया मतलब पानी में डूब गया नहीं, पैसा रिसीव नहीं हुआ कस्टमर से, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन बैड डेट। तो बैड डेट तो अब एडजस्टमेंट में कैसे बोलेगा? राहुल इज कस्टमर नॉट एबल टू पे ₹500, ठीक है। तो राहुल नाम का कोई कस्टमर है जिसने अपने को 500 रुपया नहीं दिया, तो ये 500 रुपया क्या होगा? अपना बैड डेट होगा, ठीक है। तो इसका क्या इफेक्ट होगा अभी मैं आपको थोड़ा टाइम में बताता हूँ, बट पहले समझो। अमाउंट ऑफ ₹2000 नॉट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से आपको 2000 रुपए नहीं मिले, अगेन ये भी क्या है? आपका बैड डेट है। तो आपको समझ में आया कि एडजस्टमेंट में किस तरीके से आपको बोलेगा। कंटिन्यू देखो, फिर ये बैड डेट जो होता है ये आपका पूरी तरीके से लॉस हो चुका है, ये पैसा क्या हो गया? डूब गया है। बट नेक्स्ट होता है आरडीडी। क्या होता है? आरडीडी। तो आरडीडी मतलब होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या फिर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट या फिर मेंटेन आरडीडी बोलेगा आपको। क्वेश्चन एडजस्टमेंट के अंदर क्या बोलेगा? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट ऐसे ही बोल सकता है, या फिर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, दोनों में आ रहा है। प्रोविजन और रिजर्व दोनों का मतलब सेम ही है, मतलब वो आरडीडी होगा। तो कैसे क्वेश्चन बोलता है? मेंटेन आरडीडी ऑफ ₹5% ऑन डेटर्स। तो जो आपका आरडीडी है ना, ये आप हमेशा लास्ट में कैलकुलेट करोगे। क्या करोगे? लास्ट में, क्योंकि ये 5% निकालना है। कभी कभी परसेंटेज देता है, कभी कभी आपको ऐसे डायरेक्ट अमाउंट दे देता है। तो जब कभी भी परसेंटेज दिया रहेगा तो आप हमेशा लास्ट में करोगे। और चार्ज करने बोलेगा, सपोज यहाँ पे सॉरी, आपको अगर चार्ज करने बोला है, मतलब अमाउंट दे के रखा हुआ है, तब पर भी आपको हमेशा लास्ट में करना है। तो एक सिंपल सा लॉजिक समझ के रखो, कुछ भी दिया रहेगा डेटर्स के पास, चाहे डिस्काउंट दिया है आपने कस्टमर को, चाहे आपका पैसा बैड डेट हुआ है, डूब गया या फिर आरडीडी, तो आरडीडी सबसे लास्ट में माइनस करना होता है। क्या करना होता है? आरडीडी सबसे लास्ट में माइनस या प्लस करना होता है, ठीक है। याद रहेगा आपको ये चीज। अब देखो इसका कैसे कैलकुलेशन करना है, मैं आपको वो समझा देता हूँ। पहले आपको ये समझ में आया कि बैड डेट क्या होता है। बैड डेट मतलब आपका पैसा डूब गया। आरडीडी मतलब भी क्या होता है? आपका पैसा डूबा नहीं है, बट आपको डाउट है कि ये पैसा शायद मेरा डूबने वाला है, ठीक है। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ इसका कैसे कैसे करने के लिए। आपके सामने मैंने एक छोटा सा एग्जांपल रखा हुआ है, जस्ट आप ये एग्जांपल के थ्रू समझिए कि आपको बैलेंस शीट के अंदर, जो पुरानी बैलेंस शीट क्वेश्चन वाली होगी, उसके अंदर आपको डेटर्स दिया ही होगा, कस्टमर्स आपके दिए होंगे। जैसे ही अपने एग्जांपल के तौर पे डेटर अपने को 5000 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 5000। और नीचे एडजस्टमेंट में बोला है कि बैड डेट ऑफ ₹2000, मतलब 2000 रुपया डूब गया है। और आपने आरडीडी माना है, ऐसा डाउट है कि 5% लोग जो डेटर के वो नहीं देंगे आपको पैसा, आपका पैसा डूब सकता है, बट 5% डेटर के ऊपर आपको डाउट है। तो सिंपली कैसे करेंगे, क्या करेंगे? पहले इसका आपको वर्किंग नोट करना होगा। तो वर्किंग नोट मैं यहीं पे कर रहा हूँ, सो दैट आप इसको प्लीज पहले समझिए, बाद में इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखो कैसे निकालोगे आप? सबसे पहले बैड डेट निकालोगे, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं बैड डेट? तो आपको 2000 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका ये डेटर्स है, कितना है डेटर्स? 5000। इसमें से आप माइनस कर दोगे बैड डेट। क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे बैड डेट, ठीक है। तो कितना बैड डेट है आपका? 2000। तो आपका एक्चुअल अब कितने डेटर्स बच गए? 3000 कस्टमर बच गए। अब ये 3000 में से 5% लोगों के ऊपर डाउट है, ठीक है। 5% 5000 पे नहीं निकालोगे। 2000 तो आपका बैड डेट हो गया ना, मतलब पैसा डूब गया 2000। तो 5000 में 2000 माइनस करने के बाद कितना बचता है? 3000। अब ये 3000 के ऊपर आपको क्या है? डाउट है। 5% लोग शायद पैसा आपका नहीं देंगे, ऐसा आपको डाउट है, ठीक है। ये क्वेश्चन में ऐसा ही बोला है, मेंटेन आरडीडी 5% ऑन डेटर। तो आप क्या निकालोगे? आरडीडी। क्या निकालोगे आप? आरडीडी। आरडीडी कितना रखना है? 5%। इसको भी निकाल के अपन माइनस कर देंगे। तो कितना होता है? 3000 का 5%। देखो सिंपली, जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता आप ऐसे कर सकते हो आराम से, ये इजी मेथड है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे तो आई थिंक आएगा 0, 5 3 15, ठीक है। 150 रुपए आपके, और ये 150 भी आपको क्या करना है? माइनस करना है। तो ये 150 माइनस करने के बाद ये मैं भी यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप पेंसिल से ये सारी चीजें कीजिएगा। 0 5 9 माइनस 1 विल बी 8, और ये आपका हो जाएगा 2850। तो ये आपके एक्चुअल डेटर्स अभी बचे हैं, ठीक है। अब देखो, जिसको नहीं समझ में आता मैं इसको एक बार अच्छे से समझा दूं। क्या हुआ है यहाँ पे? आपके पास 5000 के कस्टमर थे इस साल, मतलब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में 5000 लिख के रखा अपने बैलेंस शीट में कि मेरे पास 5000 के ऐसे कस्टमर है जिनको मैंने उधारी में माल बेचा था, कि मुझे 5000 मिलेगा क्योंकि 5000 का मैंने उधारी में माल बेचा है। बट 2000 क्या हो गया? डूब गया। तो वो डायरेक्ट हट गया, 2000 माइनस कर दोगे आप। फिर उसके बाद आपका क्या है? आरडीडी है बेटा।
दिख रहा है आपको। आरईडी क्या किया है आपने 5%, ऐसे भी लोगों के ऊपर डाउट है तो आपका 5% और चले गया, तो 150 रुपया और माइनस कर दोगे तो आपके जो एक्चुअल डेटर 5,000 के नहीं है, अब आपके इस साल के एक्चुअल डेटर कितने 2,850 रुपया। जो सत्य है उसको स्वीकार करो, 5,000 के डेटर नहीं है, एक्चुअल डेटर कितने हैं 2,850 के। ठीक है, तो 2,850 के एक्चुअल डेटर है, तो ये तो सिर्फ एक साइड हुआ, मतलब आपके एसेट में ये सारा कुछ कहाँ होगा, इधर होगा, मतलब यहाँ पे आप लिखोगे अपने एसेट में। बट इसका इम्पैक्ट कैसे होगा, किस तरीके से आपको लिखना है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपने ये एक वर्किंग नोट करना है, बट दूसरी चीज क्या है, एक फॉर्मूला होता है जो आपको, ये तो आप कहाँ लिखोगे, बैलेंस शीट में। कहाँ पे लिखोगे आप ये चीज, बैलेंस शीट में। मतलब जो आरडीडी और बैड डेट है ना बेटा, क्या है आरडीडी और बैड डेट, तो इसका 2 इफेक्ट होगा। इसको भी आप प्लीज लिख लो अपनी नोटबुक में। ठीक है, एक आप क्या लिखोगे, कहाँ पे, एक इफेक्ट कहाँ जाएगा आपका, डेटर्स में, डेटर्स में जाएगा। डेटर्स में क्या किया आपने, देखो बैड डेट्स को भी माइनस किया और आरडीडी को भी माइनस किया, तो डेटर में माइनस हो जाएगा। दूसरा इफेक्ट जो है ना इसका पीएनएल अकाउंट में जाएगा। कहाँ जाएगा, पीएनएल अकाउंट में। तो पीएनएल अकाउंट बेटा सिंपली आप समझ लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या इसके लिए होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम के लिए होता है। तो ये क्या हो रहा है, अपना लॉस हो रहा है ना, मतलब जो आप डेटर्स को माइनस करें तो अपना लॉस है, तो ये पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। कहाँ जाएगा, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। अब बहुत लोग बोलेंगे यार जो डेटर है वो एसेट में है, एसेट मतलब डेबिट साइड होता है, तो ये भी डेबिट में और ये भी डेबिट में। बट आप यहाँ पे देखो, हम एक डेबिट में माइनस कर रहे हैं और एक डेबिट में प्लस करने वाले हैं, तो माइनस और प्लस न्यूट्रल ही होने वाला है, मतलब ये क्रेडिट साइड हो जाएगा और ये डेबिट साइड, ऐसा। ठीक है, समझ में आया। तो ये न्यूट्रल ही होगा। ठीक है, एक आपने क्या किया है, एसेट में से माइनस किया है और एक एसेट में आपने, एक डेबिट में आपने क्या किया, प्लस किया है। सिंपल, समझ में आया। तो बैड डेट और आरडीडी का 2 इफेक्ट होगा, एक आप डेटर में से माइनस करोगे, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहाँ लिखोगे आप, डेबिट साइड में। क्यों लिखोगे, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों जाएगा, क्योंकि ये क्या आपका लॉस है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप डेबिट साइड में क्या लिखते हो, सिर्फ एक्सपेंस और लॉस लिखते हो। क्लियर है। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या लिखोगे, ये मैं पीएनएल अकाउंट लिख रहा हूँ शॉर्ट में, बट उसका पूरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो डेबिट साइड होगा, कौन सा, जो डेबिट वाला साइड होगा, क्रेडिट साइड में कुछ नहीं आएगा, क्रेडिट साइड में आपको भी नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये आपका लॉस रहा है। यहाँ पे आप देखो, मैं लिख देता हूँ सो दैट आप इसको समझ लो। यहाँ पे कभी भी आपको इनकम होता है, तो गेन होता है, तो आप यहाँ लिखते हो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में आप क्या लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस और सिर्फ लॉस। सिर्फ एक्सपेंस और एंड लॉस कहाँ लिखा जाता है, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे तो अपने को लॉस हो रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो 2 बैड डेट्स लिखोगे आप। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला एक तरीके का, प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी, ये प्लस है, प्लस न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। क्लियर बच्चा, समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो प्लीज देखो, आप समझो आराम से, ये जो बैड डेट लिखा हुआ है और ये ओल्ड आरडीडी लिखा हुआ है, ये दोनों को अभी आपको नहीं समझना है। ठीक है, आपको न्यू और ये न्यू मतलब क्या होता है, एडजस्टमेंट। क्या होता है बेटा, ये एडजस्टमेंट। तो जो आपके एडजस्टमेंट वाला अमाउंट है, एडजस्टमेंट में कितने का बैड डेट हुआ है, कितने का लॉस हुआ है आपको, 2,000 का, तो यहाँ पे आपको इसके सामने लिखना है 2,000 रुपया। ठीक है, और जो न्यू आरडीडी हो, कितना आरडीडी आया था, 150 रुपया, तो आपने यहाँ पे 150 रुपया लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे क्या आएगा वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, बट अभी समझ लो जिसको मैं बता रहा हूँ, मतलब समझ लो आप लोग। ठीक है, ये वाला बैड डेट, इसके आगे आप क्या लिखोगे, इसके आगे बैड डेट का अमाउंट आएगा, बट ये कौन सा आएगा, ट्रायल बैलेंस का आएगा। तो इधर मैं लिख देता हूँ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो जिसको नहीं मालूम है जस्ट लिख के रखो, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस वाली बैड डेट और आरडीडी आते हैं। अब वो ट्रायल बैलेंस वाले को क्या बोला जाता है, ओल्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओल्ड, क्योंकि वो 1 अप्रैल से चल रहा है। और एडजस्टमेंट आपने कब बनाया, एडजस्टमेंट तो अभी आप हाल फिलहाल में बनाते हैं जब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होने वाली रहती है, तो एडजस्टमेंट वाली जो चीज होंगी वो न्यू बोली जाती है। तो नया बैड डेट और नया आरडीडी लॉस जो हुआ है वो प्लस कर दोगे, और जो पुराना वाला बैड डेट और ये जो ओल्ड आरडीडी वो माइनस कर दोगे। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है यहाँ पे सारी चीजें। एक बार फॉर्मूला प्लीज समझ लो। चलो, तो ये तो बहुत ही इजी है। अभी तक आपने क्लोजिंग स्टॉक देखा, क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट होगा, एक आप कहाँ लिखोगे, एसेट में, मतलब बैलेंस शीट के एसेट में लिख दोगे, और दूसरा कहाँ लिखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में। फिर उसके बाद आपका आएगा बैड डेट्स और आरडीडी। तो बैड डेट्स और आरडीडी कंफर्म करके जाना, क्योंकि ये आपको कंफर्म ही आता है।
ठीक है। तो बैड डेट और आरडीडी आप क्या करोगे, डेटर में से माइनस करोगे, क्योंकि दोनों के दोनों आपको क्या है, पैसे डूबने वाले हैं। एक आपको पैसा डूबे रहता है और दूसरे पे आपको डाउट होता है, तो वहां से डेटर में से माइनस करना और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में होगा। नेक्स्ट है अपने पास डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब होता है डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ द एसेट। अब ये एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो एक आप एसेट में से माइनस कर दो। सिंपल सा चीज है, सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है। और दूसरा आपका क्या है बेटा, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहा जाएगा, ये डेबिट साइड में। समझ में आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहा जाएगा, डेबिट साइड में। क्योंकि मैंने बोला था अभी इसके पहले कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आप क्या लिखते हो, एक्सपेंस लॉस। तो ये अपना क्या है, एक टाइप का लॉस है, क्योंकि आपका एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। समझ में आया। चलो, तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको फिर से समझा देता हूं कि क्या होता है। डेप्रिसिएशन कैसे करोगे आप, आपका बैलेंस शीट में दिया रहेगा एसेट में मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, हाँ यही सब चीजें होती है ना आपकी जो फिक्स एसेट होती है। मशीनरी हो गई, आपका मोटर वैन हो गया, आपका इक्विपमेंट हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई। ये आपके एसेट है, फिक्स एसेट है, जो आपके मोर देन 1 ईयर होने वाले हैं। इनकी वैल्यू 1-2 साल बाद ही चेंज होती है, ठीक है। तो मशीनरी आपका 50,000 है। अब फिक्स एसेट के ऊपर आप क्या करते हो, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। तो अब डेप्रिसिएशन मतलब समझ में आया, डिक्रीजिंग। अब जिसको इतना भी नहीं समझ में आता तो सिंपल समझ के समझो कि आप जैसे जैसे मोबाइल को यूज करते हो तो ना उसका वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाता है ना। कभी गिरेगा, कभी टूटेगा, कभी फूटेगा, कभी यहाँ कभी वहां, कुछ ना कुछ तो होकर उसका वैल्यू क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो आप सिंपल समझ के रखो कि आप जैसे जैसे जिस चीज को यूज करते हो उसका वैल्यू धीरे धीरे डाउन होने लगती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम मेंटेन किए कि अपने को 10% हर साल, सालाना 10% क्या करना है, मशीन को कम करना है, क्योंकि उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। जितना आप उसको अरे यूज करोगे तो भाई घिसेगा पिसेगा, तो थोड़ा बहुत तो वैल्यू कम ही होता है। तो 50,000 का मशीन है, अब आपको इस साल 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो 50,000 का 10% कितना होता है बेटा, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा एकदम। 50,000 इंटू 10/100 ये मारने का, ठीक है। 0 0 से 0 करिए, आपका सामने कितना है, 5,000। अब जिसको ये भी नहीं समझ में आता है ना, तो इसके लिए देखो एकदम शॉर्टकट है, वो हमारे गुरुजी हमको समझाते थे कि बेटा 50,000 है, कितना है 50,000, इसका 10% निकालना है बाबू। तो 50,000 10% मतलब 1 जीरो हटा देने का, तो 1 जीरो गायब कर दो, ठीक है। तो मैं आपको देखो ऐसे सिंपल 50,000 अपन ऐसे लिखते, ये लिखा 10% 1 जीरो हटा दो, ठीक है। 5% मतलब और 1 जीरो नहीं हटा देने का, ठीक है। 5% मतलब 5 जो आएगा वैल्यू, मतलब 50,000 का 10% कितना होगा, 5,000। तो 5,000 का आधा कितना होगा, 2,500। तो 2,500 5% होगा, बट अपने को अभी कितना निकालना, सिर्फ और सिर्फ 10% ना। तो 10% कितना है, 5,000। अब ये 5,000 क्या करोगे आप, मशीन में से माइनस कर दोगे और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके लिखोगे, ठीक है। समझ में रहेगा, आपको याद रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। नेक्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग इनकम और प्री रिसीव्ड इनकम। दोनों भी इनकम है, ये टॉपिक और इसके बाद वाला टॉपिक, ये दोनों प्लीज आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है। ये दोनों के दोनों टॉपिक बहुत आपको इजी तो बहुत है, आप एक बार समझ के चलो, इजी बहुत है, ठीक है। मेरी बात आप मान के चलो कि ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। तो एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ लो, एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो सिंपली आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग इनकम होगा और प्री रिसीव्ड इनकम होगा, तो इसका भी आपको क्या करना है, 2 एडजस्टमेंट करना, मतलब इसका 2 इफेक्ट होगा, इस एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होंगे, ठीक है। तो पहले ये समझते हैं अपन इनकम क्या होता है। अब कंपनी के लिए इनकम क्या होंगे, 2 तरीके के, एक तो डायरेक्ट इनकम होगा, एक इनडायरेक्ट इनकम होगा। मतलब एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखेगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखेगा। सिंपल सा बात है, क्योंकि डेबिट वाला तो मैंने बोला एक्सपेंस होता है, तो क्रेडिट वाला क्या होगा बेटा, सिक्के के 2 पहलू, एक काट और एक छाप। तो क्या होगा, यहाँ पे एक डेबिट है तो एक क्या होगा, क्रेडिट होगा। अकाउंट में तो ये होगा ना, सिक्का विक्का नहीं आना चलता, अपन क्या करते हैं यहाँ पे सीधा डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट में लॉस है, एक्सपेंस है, तो क्रेडिट में क्या होगा, इनकम और गेन होगा। तो देखो क्या क्या इनकम होते हैं, आपको कुछ इनकम मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आप इनकम मान के चलो सैलरी, सेल्स जो होता है ये डायरेक्ट होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर तो बहुत कम ही एडजस्टमेंट आता है, तो मैं सेल्स यहाँ पे आपको नहीं बताता हूँ, सैलरी, ठीक है। फिर आप शायद कमीशन, यहाँ वहां से कहीं से कमीशन आपको आया है, ठीक है। फिर अगर आपको रेंट आया तो रेंट भी अपने लिए इनकम होगा ना, ठीक है। ये भी हो सकता है, बट ये चीजें ना, सैलरी, कमीशन, रेंट, ये सब चीजें अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखी है, कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखी नहीं होंगी, वो आपको ही लिखना होता है। एक्चुअली जो चीजें होंगी वो ट्रायल बैलेंस में दी होंगी, ट्रायल बैलेंस से आपको क्या करना होता है, उसको कॉपी करना होता है, मतलब पोस्टिंग करना होता है उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर और बैलेंस शीट के अंदर। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। बट अभी के लिए आप इनकम, मेरी बात मान के चलो कि इनकम क्या होगा, सैलरी होगा, कमीशन होगा और रेंट होगा। तो मैं अभी एक एग्जांपल के तौर पे सैलरी से आपको समझाता हूँ। अब सैलरी आपको मालूम ही है,
इनकम होता है, महीने महीने पैसा आते रहता है, महीने महीने आप काम करते हो, पापा मम्मी भाई बहन कोई ना कोई तो होगा जॉब पे, दोस्त यार कोई तो कोई, ठीक है, तो उनको महीने की सैलरी आ रही, तो आप रिलेट कर पाओगे सैलरी क्या है, इनकम है, अपने लिए नहीं कंपनी के लिए, बिकॉज हम लोग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हैं, ठीक है, अपना मत सोचो, जैसे जस्ट रिलेट करोगे, जैसे आपके लिए एक इनकम होता है ना सैलरी, तो वैसे कंपनी के लिए भी एक इनकम होगा सैलरी, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, सिंपली अब सैलरी था, सैलरी, ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग, अब आउटस्टैंडिंग का मतलब यहाँ पे नीचे लिख लो बकाया, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, बकाया, बकाया मतलब यस, बकाया मतलब बकाया, पैसा नहीं मिला है, ठीक है, अभी पैसा नहीं मिला है, सैलरी ये महीने नहीं दी है सेठ, तो अगले महीने तो देंगे ना, ठीक है, तो आपको आउटस्टैंडिंग इनकम बोलेगा, क्या बोलेगा बेटा, आउटस्टैंडिंग इनकम। अगर क्वेश्चन देखो कैसे बोलेगा, सॉरी मैं एडजस्टमेंट आपको बता दूं, एडजस्टमेंट कैसे बोलेगा, तो प्लीज आप एडजस्टमेंट देखो, यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट लिखा रहेगा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, या तो यहाँ पे सैलरी डैश मार के बोला रहेगा, ठीक है, ऐसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यहाँ पे सैलरी लिखा रहेगा ₹2000, ठीक है, मतलब ये एक महीने का नहीं होगा, ये आपको पूरे साल का बोला है कि इस साल में आपका 2000 रुपया सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग है, जो कि क्या है, सॉरी एक्सपेंस, मैंने यहाँ पे एक्सपेंस लिख रखा बेटा, क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग इनकम आएगा, ठीक है, आउटस्टैंडिंग इनकम, तो इनकम में आपका क्या लिखा है, सैलरी, तो ऐसे भी बोलता है कभी कभी, या तो आपको बोले रहेगा क्वेश्चन एडजस्टमेंट में क्या बोलेगा बेटा, आउटस्टैंडिंग सैलरी कमीशन ऑफ ₹1000, ठीक है, मतलब बोल रहा है कि जो आउटस्टैंडिंग है ना, क्या है, सैलरी या कमीशन, ठीक है, जिसके ऊपर भी बोल दे, सैलरी में बोल दे, कमीशन में बोल दे, रेंट में बोल दे, वो आपका कितना है, 1000 रुपया। अब ये आउटस्टैंडिंग सैलरी, आपका सैलरी और कमीशन, ये आपका इनकम भी दिख सकता है और एक्सपेंस भी दिख सकता है, तो इनकम और एक्सपेंस कैसे पहचानोगे आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी के लिए आप इतना समझ के रखो कि डेबिट साइड में होगा तो आपका एक्सपेंस होगा, क्योंकि डेबिट साइड में आप एक्सपेंस ही लिखते हो, और क्रेडिट साइड में लिखा रहेगा तो मतलब आपका इनकम होगा। तो अगर ये वाला पहचानना है तो आप देखने का कहाँ पे लिखा रहना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में, तो वहां पे अगर सैलरी है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये उसी की बात कर रहा है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है, 1000 है, तो आप इसका दो इफेक्ट क्या करोगे, आउटस्टैंडिंग है आपके आपका सैलरी मिला नहीं है, इस महीने नहीं मिला, इस साल नहीं मिला, अगले साल तो मिलेगा नेक्स्ट ईयर, तो आप क्या करोगे, एक तो आप ऐड कर दोगे, किसमें ऐड करोगे, उसी सैलरी में जाके ऐड कर दोगे, समझ में आया। सपोज आपको हर साल है ना बेटा, हर साल आपको 2 लाख रुपए की सैलरी मिलती है, कितनी मिलती है, 2 लाख, और इस साल सिर्फ आपको कितना मिला है, 1,50,000, कितना मिला है, 1,50,000, और 50,000 आपका नहीं मिला तो 50,000 आप क्या कर दोगे, इधर पे प्लस कर दोगे, बाहर आपका 2 लाख ही आएगा, समझ में आ गया। तो अकाउंट्स जो है ना, वो अकाउंट्स जो होता है ना, वो क्या करता है, वो मतलब करंट ईयर जो आपका होता है, अकाउंटिंग ईयर, उसको फॉलो करता है। अगर उस ईयर की कोई भी चीज है तो आप उसको आगे नहीं दिखा सकते हो, आगे नहीं लिख सकते हो, ठीक है, आप आगे उस इनकम को नहीं लिखोगे। इनकम को अगर आपको लिखना है तो आप किसी भी में लिखोगे, लायबिलिटी के तौर पे लिखोगे या एसेट के तौर पे लिखोगे, वो आपका इनकम तो नहीं रहेगा। तो अकाउंट यही बोलता है कि अगर आपका करंट ईयर कोई इनकम है जो आउटस्टैंडिंग है या प्री रिसीव्ड है, तो प्लीज उसको करंट ईयर में प्लस और माइनस आप दिखा दो, ठीक है। तो ये आपका आउटस्टैंडिंग इनकम है, करंट ईयर का सैलरी आपका 1000 नहीं मिला तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, कहाँ पे, इनकम है, मतलब आप क्या करोगे, ये 50,000 रुपया, सॉरी 1,000 रुपया अपने एग्जाम्पल पे आप एडजस्टमेंट जाके ऐड कर दोगे, ठीक है, ये तो मैंने एग्जाम्पल के द्वारा बता था, क्लियर है। तो एक एडजस्टमेंट तो समझ में आया कि एक भैया क्या करेंगे, हम लोग इनकम में जाके ऐड करेंगे, इनकम अपने को कहाँ दिखने वाला है, तो ये दिखेगा अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। अब दूसरा इसका एडजस्टमेंट देखो, आपको पैसा, ये वाले आउटस्टैंडिंग इनकम है बाबू, ये आपका इनकम मतलब समझ में आता है ना, फायदा, ठीक है। तो ये पैसा आपको मिलेगा, अभी मिला नहीं है, मिलने वाला आपका सैलरी है, इनकम है, तो मिलेगा, तो आपके लिए क्या होगा, दूसरा एसेट होगा, क्या होगा, ऐसे। इसको आप ऐसे लॉजिक लगा लगा के समझो, ठीक है, ऐसे रट के अब चले गए तो वहां पे रट्टू तोता बन जाओगे ना, तो वहां पे कुछ काम नहीं आएगा, ठीक है। आप इसको जस्ट सिंपल सा लॉजिक समझो ना कि पापा को हर महीने सैलरी आता है, ये महीने नहीं आया है, तो ये महीने नहीं आया तो अगले महीने तो दे देंगे ना साहब, ठीक है। अगले महीने जब पैसा मिलेगा तो उनको 10 नहीं मिलेगा, 20 नहीं मिलेगा, उसमें इनका जो लास्ट ईयर का, पुराने ईयर का पैसा, पुराने मंथ का पैसा, वो उनमें ऐड होके मिलेगा,
क्लियर है, समझ में आया? तो आप क्या करोगे, जब आउटस्टैंडिंग इनकम बोलेगा तो एक प्लस करने का और दूसरा कहाँ लिखने का, एडजस्टमेंट का जो इफेक्ट रहेगा दूसरा कहाँ जाएगा, वो एसेट में जाएगा। कहाँ जाएगा, एसेट में। क्लियर है? आउटस्टैंडिंग इनकम को आप प्लस करोगे और दूसरा क्या करोगे, एसेट में लिखोगे। अब ये आउटस्टैंडिंग है ना, इसको आप याद रखो कि इसको हमेशा प्लस ही करने का। आउटस्टैंडिंग है, चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, दोनों को प्लस ही करना होता है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग मतलब प्लस करना। बकाया है, चाहे आपको लेना रहे चाहे आपको देना रहे, बकाया है आउटस्टैंडिंग, तो आप दोनों के टाइम पे क्या करोगे, प्लस करोगे। चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, दोनों में क्या करने का, आउटस्टैंडिंग को प्लस करने का। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, प्री रिसीव्ड इनकम है। प्री रिसीव्ड इनकम मतलब समझ में आया कि आपने एडवांस ले लिया, कंपनी आपको सैलरी मिल रहा है, हर महीने सैलरी मिल रहा है आपको, बराबर टाइम पे मिल रहा है। ठीक है, बट आपने क्या किया, वहां पे प्री रिसीव्ड कर लिया। प्री मतलब पहले ना, रिसीव मतलब ले लिया। ठीक है, तो पहले पैसा आपने ले लिया एडवांस में। जब पैसा आप ले लेते हो, इनकम एडवांस में ले लेते हो ना बेटा, तो आपका ये जो इनकम है, वही एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल है। आपको हर महीने मैंने बताया कि आपको मतलब आपको सैलरी मिल रहा था हर महीने 1,000 आपको ऐसे सैलरी मिल रहा है किसी भी चीज का, छोटी सी बात है। ठीक है, आप एग्जाम्पल के तौर पर समझो, ऐसे तो होता नहीं है। आप मतलब कहीं भी जॉब करोगे तो 10, 12, 20,000 तो ऐसे आपको मिलेगा। बट आप मान के चलो कि आप छोटी से कहीं भी छोटा मोटा काम कर रहे हो, आपको वहां पे कहीं से इनकम आ रहा है जो सैलरी के फॉर्म में, और आपको 1,000 हर महीने आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, 1,000। बट आपने क्या किया ना, उसका जो काम है ना बेटा, वो एक साल का पूरा एक साथ में कर दिया, तो आपको 12,000 एक साथ मिल गया। कितना मिल गया, 12,000 एक साथ मिल गया। तो ये 12,000 है ना बाबू, ये आपने पूरा एडवांस पूरा उठा लिया। आपने सिर्फ काम 2 महीने का किया, सपोज कितने महीने का किया, 2 महीने का। तो 10,000 जो है ना आपका क्या है, एडवांस आपने लिया, प्री रिसीव्ड कर लिया। तो यहाँ पे इस केस में 10,000 जो है एक्स्ट्रा, उसको आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस कहां से करोगे, एक्सपेंस नहीं, सॉरी कहां से करोगे, इनकम। ध्यान रहे इनकम। ठीक है, एक्सपेंस पे भी पूछता है तो, बट आप प्लीज कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो प्री रिसीव्ड इनकम है, मतलब आप क्या करोगे, माइनस करोगे प्री रिसीव्ड, ड्यू यहाँ पे बोलिए। ठीक है, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, कभी कभी यहां पे बोलता है ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। चलो, तो प्री रिसीव्ड इनकम बोला मतलब आपको माइनस करना। तो अगेन ये इनकम कहां लिखा रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो आप यहां से क्या करने वाले हो, माइनस करने वाले हो। दूसरा इफेक्ट, आपने पैसा ज्यादा उठा लिया, एडवांस उठा लिया था। कल को ना ये सामने वाला बंदा, अगर उसका आपने पूरा काम नहीं किया रहेगा, ठीक है, किसी का भी अगर आपने पैसा एडवांस में ले लिया और उसके लिए आपने वो काम नहीं किया, तो आपके लिए क्या हो सकती है, जेल हो सकती है, आपको उठा लिया जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए वो क्या होगी, लायबिलिटी। क्या होगी वो, लायबिलिटी। याद रहेगा। ठीक है, इसको भी मैं एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पे आपने क्या किया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में था, तो आप इसको प्लस किए थे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग मतलब कभी भी बोले ड्यू बट नॉट रिसीव बोले मतलब प्लस करने का, आउटस्टैंडिंग मतलब प्लस। दूसरा क्या होगा, एसेट होगा। क्या होगा, ये एसेट होगा। याद रहेगा, आपका इनकम नहीं मिला तो आप प्लस करोगे, और दूसरा आपको कभी ना कभी इन फ्यूचर मिलेगा, पैसा मिलने वाला आपका एसेट। प्री रिसीव्ड इनकम है, इनकम ज्यादा आपने ले लिया, पैसा एडवांस में उठा लिया तो माइनस करोगे, दूसरा एडवांस लिया तो लायबिलिटी होता है। ठीक है, एडवांस वाले लोग से पूछ लेना कभी। एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग, सॉरी प्रीपेड एक्सपेंस। तो आप देखो, अल्टीमेट आप 4 चीज सीखने वाले हो। पहले आपने सीखा आउटस्टैंडिंग इनकम, फिर प्री रिसीव्ड इनकम। अभी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस। तो ये 4 चीजें आपको अच्छे से समझनी है। ठीक है, और ये चारों चीजें लास्ट में आपको एकदम एक साथ ही बता दूंगा, सो दैट कि आपको एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बस समझने के लिए अपने इतना टाइम जा रहा है, एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ लो, उसके बाद तो हम समझा ही देंगे एकदम अच्छे से आपको। ठीक है, तो देखो, अब पहले इनकम जब कभी भी देखेंगे तो इनकम पहचानने का, इनकम कैसे पहचानोगे कि अगर आपको इनकम क्रेडिट साइड में लिखा रहेगा, ट्रायल बैलेंस के भी क्रेडिट साइड में लिखा है ना बेटा, तो समझ जाने का। अगर रेंट लिखा है, ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन का आपको जो ट्रायल बैलेंस होता है वो क्वेश्चन में होता है। तो अगर रेंट आपको लिखा रहेगा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में, मतलब वो इनकम ही है आपका। क्या है, वो इनकम आपको रिसीव हो रहा है। सैलरी लिखा रहेगा मतलब आपको क्या कर रहे हो, सैलरी रिसीव कर रहे हो। ठीक है, कमीशन वहां पे लिखा रहेगा क्रेडिट साइड में, तो मतलब आपको इनकम हो रहा है, तो उसको कहां लिखने का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखने का। अब आप पहले खर्चे पहचानो कि एक्सपेंस जो होते हैं, एक्सपेंस मतलब खर्चा होता है। क्या होता है, खर्चा। तो खर्चे कौन कौन से होते हैं, एक बिजनेस में खर्चे कौन कौन से होते हैं। देखो, आपका जो एक्सपेंस होगा, अगेन बेटा आपका एक्सपेंस जो होगा वो रेंट हो सकता है। क्या हो सकता है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ पे भी आप सैलरी पे करते, तो मैं सैलरी लिखता बट एग्जांपल नहीं बताऊंगा इसमें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं वो आपको सामने समझा दूंगा। फिर आपके ट्रैवलिंग होते हैं, थोड़ा मेरा मार्कर धोखा दे रहा है बट आप धोखा मत देना। ठीक है,
सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो, बहुत मेहनत करो, देखो एकदम ठीक है। तो थोड़ी यस, आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया, एंड रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया। फिर आपका जेरोक्स या फिर स्टेशनरी एक्सपेंस जिसको हम लोग बोलते हैं अपनी बुक्स में, ठीक है, स्टेशनरी चार्जेस हो गया, ठीक है। तो ये जो चीजें होती है ना, मतलब ये आपके एक्सपेंस है। और ये जो चीजें हैं, अच्छा एक आपका वेजेस, मैं भूल गया, सॉरी, वेजेस नहीं बताया, इसके ऊपर भी कभी कभी आपको एडजस्टमेंट आ जाता है, ठीक है। तो ये वेजेस भी आपको याद रखने, ठीक है। अब देखो रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, सैलरी हो गई, ट्रैवलिंग हो गया, स्टेशनरी हो गई, ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ मिलेंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आप लिखोगे इसको। और जो वेजेस होता है ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसके लिए आप कहाँ लिखोगे इसको? ट्रेडिंग। कहाँ लिखोगे आप? ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर है? तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, टेंशन मत लो इसका। बट आप समझो पहले कि ये भी खर्चा है, ये भी खर्चा है, तो खर्चा मतलब एक्सपेंस होगा। तो जब एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस में एडजस्टमेंट दो तरीके से बोलेगा, या तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलेगा या तो प्रीपेड एक्सपेंस बोलेगा, ठीक है। तो एक अच्छा सा एग्जांपल लेके चलते हैं अपन, किसके साथ लेके चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के साथ। किसके साथ लेके चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, क्योंकि आपका एक्सपेंस है, और भी तो एक्सपेंस है, बट आप इसके साथ समझो आराम से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आप कहाँ लिखते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ लिखोगे आप? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड मतलब आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस खर्चा है। चलो, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, मतलब आपने आउटस्टैंडिंग मतलब मैंने अभी बताया थोड़े टाइम पहले आपको, बकाया, मतलब आपने पैसा नहीं भरा है, नहीं भरा है तो भरना होगा बेटा, तो आप प्लस कर दोगे। आउटस्टैंडिंग का मतलब मैंने आपको पहले बताया, आउटस्टैंडिंग होगा तो आपको प्लस ही करना है। तो कहाँ पे प्लस करोगे आप? कहाँ लिखा रहेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में प्लस कर दोगे, ठीक है। और दूसरा आपका देखो, आपने खर्चा अभी तक भरा नहीं है, तो आपके ऊपर बोझा कर्जा बढ़ेगा, तो ये आपकी लायबिलिटी हो जाएगी। सिंपल सा देखो, ऐसे अपन ऐसे एकदम ऐसे याद किए हैं। अभी इसके लिए आप अगर ऐसे रटोगे ना तो फिर भटक जाओगे, ठीक है। तो रटना मत, वरना भटकना हो जाएगा तुम्हारा। चलो, प्रीपेड एक्सपेंस है, क्या है बेटा? ये प्रीपेड। यार आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस समझ में आया? आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया, खर्चा था, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पैसा आया, तुमने भरा नहीं, ये महीने नहीं भरोगे, अगले महीने तो भरोगे, भरोगे नहीं भरोगे, ठीक है। तो आप प्लस करोगे, समझ में आया? इस बार नहीं भरा तो अगली बार भरोगे, तो आउटस्टैंडिंग प्लस कर दोगे। कहाँ पे? खर्चे में जाके बढ़ा दोगे, खर्चा तो होने वाला ही है, आज नहीं किया तो अगली बार करोगे तो लायबिलिटी बढ़ गई है। चलो, प्रीपेड एक्सपेंस है। नेक्स्ट क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस। आपने अभी इलेक्ट्रिसिटी का पैसा एडवांस में भर दिया, एक ही बार भर दिया, झमेला ही खत्म हो गया, ठीक है। तो ये माइनस, क्या कर दोगे आप इसको? माइनस। समझ में? माइनस कहाँ से करोगे? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस से ही करोगे, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, एग्जाम्पल। बट अभी आप प्रीपेड समझ में आया? प्रीपेड माइनस कर दोगे। किससे माइनस करोगे? इलेक्ट्रिसिटी से ही माइनस करोगे। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? एसेट। क्या हो जाएगा बेटा? ये एसेट। तो आप आराम से समझो, देखो एक मैं आपको एडजस्टमेंट बता दो दोनों के लिए। पहले आउटस्टैंडिंग के लिए रखता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है। ऐसे आपको बोलेगा आउटस्टैंडिंग मेरी राइटिंग की मतलब स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होता है, प्लीज। हाँ, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ₹500, ठीक है। तो क्या करोगे? थोड़ा मैं इधर लिखता हूँ अच्छे से ताकि आपको दिखे। इलेक्ट्रिसिटी कितना है? मान लो 3000 में क्वेश्चन में लिखा था, तो 3000 में से बोला आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ₹500। तो क्या करोगे आप? इसका दो इफेक्ट, क्या करोगे आप इसको? दो इफेक्ट क्या करोगे आप? देखो, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो डेबिट साइड होगा, उस डेबिट साइड में आपने लिखा रहेगा इलेक्ट्रिसिटी। कितना लिखा रहेगा? इलेक्ट्रिसिटी कितना लिखा था? 3000। तो आप यहाँ पे 3000 लिखे रहोगे, ऐसे कुछ इस तरीके से। इलेक्ट्रिसिटी आप कुछ इस तरीके से 3000 लिखे रहे हो। दूसरा आप यहाँ पे नीचे लिखोगे प्लस आउटस्टैंडिंग। क्या लिख दोगे बेटा? आउटस्टैंडिंग। कितना है आउटस्टैंडिंग? 500 रुपया। तो 500 रुपया बाहर जोड़ के आपका जो करंट ईयर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है वो कितना है बेटा? 3500 रुपया। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा आपका? दूसरा इफेक्ट आपका जाएगा बैलेंस शीट में। कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? एसेट में या लायबिलिटी में? आपने पैसा भरा नहीं 500 रुपया, नहीं भरा तो भरोगे ना बाबू, तो ये लायबिलिटी है। क्या ये? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में जाके आप क्या लिखने वाले हो? लिखोगे आउटस्टैंडिंग
इलेक्ट्रिसिटी कितना 500, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए, जितना माइनस प्लस करोगे उतना उतना लिखना था, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट प्री आउटस्टैंडिंग वाला समझ लिया, तो अभी देखो प्रीपेड वाला समझ लो कितना लिखा है प्रीपेड। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे इलेक्ट्रिसिटी लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा इलेक्ट्रिसिटी 3000, क्वेश्चन में अगेन बोला रहेगा, बट यहाँ पे क्वेश्चन एडजस्टमेंट में क्या बोलेगा, एडजस्टमेंट में बोलेगा कि बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल बोलेगा प्री पेड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ₹1000, ठीक है। प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ₹1000 मतलब आपने 1000 रुपया क्या किया, उसको प्रीपेड कर दिया है। तो आप अगेन कहाँ देखो, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा, कहाँ होगा बेटा ये इलेक्ट्रिसिटी, तो आप यहाँ पे लिखे रहोगे इलेक्ट्रिसिटी, कितना लिखे रहोगे बाबू 3000 आपको क्वेश्चन में दिया था ट्रायल बैलेंस में, यहाँ पे तो 3000 ये ट्रायल बैलेंस वाला चीज है। एडजस्टमेंट में कितना बोल रहा है, प्रीपेड लिखा है इलेक्ट्रिसिटी 1000, तो आप लिखोगे यहाँ पे लेस, मैंने बोला ना इसको लेस करना, तो लेस कर दिया प्रीपेड, क्या लिखो यहाँ पे प्रीपेड, कितना प्रीपेड किया 1000 रुपया, तो 3000 में से 1000 निकल गया, तो आपका बाहर जो है वो कितना आएगा 2000 रुपया। मतलब कि आपने इस साल का जो लाइट बिल 3000 दिख रहा है, 3000 पूरा इस साल का नहीं है, इस साल का सिर्फ 2000 है, 1000 क्या है प्रीपेड है, ये 1000 क्या है प्रीपेड है, ये आपने 1000 क्या भर दिया ज्यादा भर दिया, तो ये आपका 1000 क्या हो जाएगा बैलेंस शीट में, कहाँ दिखेगा बेटा एसेट में, कहाँ दिखेगा ये एसेट में। यहाँ पे आपको लिखोगे, क्या लिखोगे एसेट में, ये एसेट होता है और इधर पे लायबिलिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रीपेड एक्सपेंस का नाम क्या है इलेक्ट्रिसिटी, कितना है बाबू 1000, तो आप यहाँ पे 1000 लिख दोगे। समझ में आया, क्लियर है ये चारों चीजें। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया है, प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में एक और ही अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।